नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम आर की श्रृंखला के अंतर्गत जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा आर 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 1, जिसमें इंडियन हिस्ट्री यानी सामान्य अध्ययन का पेपर है और इसमें इंडियन हिस्ट्री का फुल टेस्ट है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जब तक आप लोग शेयर वगैरह कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए वीरभानपुर, ऑप्शन बी लंगनाज, ऑप्शन सी चौपानी मांडो, ऑप्शन डी आदमगढ़। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़ से। यानी कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो होशंगाबाद एमपी में तथा बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी लहुरादेव से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन डी टोकवा से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी लहुरादेव से। यानी कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरादेव है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए आद्य ऐतिहासिक युग से। यानी सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु इतिहास के निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन बी पूर्व आर्य काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, ऑप्शन डी कुषाण काल से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी पूर्व आर्य काल से। यानी कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर और संतों पुरास्तरों से प्राप्त माता देवी की मृत मूर्तियां हैं। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ओके, सूची 1 में हड़प्पा बस्ती और सूची 2 में है जिस नदी पर अवस्थित थी। ओके, तो हम देखते हैं और नीचे में हमारे कूट दिए हुए हैं। हम देखते हैं कौन सी बस्ती किस नदी के उसमें अवस्थित थी। जो हड़प्पा है वह थी रावी नदी के तट पर, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर अवस्थित थी, और लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर अवस्थित थी, जबकि रोपण सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो कूट बनेगा वह बनेगा ए का 3, बी का 2, सी का 1। ए का 3, अब इस हम देखेंगे कि ए का 3 जिसमें है बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, और ए का 3 बी का 2 उसमें ऑप्शन ए में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी मारुत। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पुरोहित को, यानी ऑप्शन ए बृहस्पति को, यानी बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन बी अजातशत्रु द्वारा,
ऑप्शन सी महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदुओं से, ऑप्शन बी जैनियों से, ऑप्शन सी सिखों से, ऑप्शन डी बौद्धों से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बौद्धों से, यानी कि त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया है। ये है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म का एक संकलन है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन ए योशुद्ध, ऑप्शन बी जमाली, ऑप्शन सी प्रभास, ऑप्शन डी विपिन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जमाली, यानी भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह था उनका दामाद जमाली था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी उदयन, यानी पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा व सोन नदी के संगम पर हरेक वंशी शासक उदयन ने ही की थी और उसने ही अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा है? यानी ऑप्शन ए भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन बी कुइन स्तंभ, ऑप्शन सी रोमनदेय स्तंभ, ऑप्शन डी मास्की का स्तंभ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए भाब्रू का स्तंभ। भाब्रू का स्तंभ केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और जो भाब्रू स्तंभ है यह राजस्थान में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मथुरा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, यानी मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह था तक्षशिला। और तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह इस्लामाबाद पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? यहाँ पर पतन है, पतन नहीं है। ओके, ऑप्शन ए भड़ौच, ऑप्शन बी काम्बे, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी ताम्रलिप्ति, यानी गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति नामक पतन से संचालित होता था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, 14 की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबद्ध रहा है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चालुक्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, यानी कि एलोरा का कैलाश मंदिर अपने निर्माण शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में विद्वान है और सूची 2 में उनकी पुस्तकें हैं। ओके फ्रेंड्स, और उसके नीचे में उसके कूट दिए हुए हैं। ओके, हम देखते हैं। वराहमिहिर ने वृहत संहिता की रचना की थी, यानी 3 वाला हो जाएगा। और विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी, यानी 4 नंबर का हो जाएगा। और शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी, यानी 2 वाला हो जाएगा। और विल्हड़ ने विक्रमांगदेव चरित की रचना की थी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हम देखें कि ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। तो फ्रेंड्स ए का 3 बी का 4 हमारा सिर्फ ए और बी में है, इसलिए हमारा सी और डी हट जाएगा। और उसके बाद में सी का 2 डी का 5, सी का 2 डी का 5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, निम्नलिखित में से किस महिला ने
सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कादम्बिनी गांगुली। यानी कि 1990 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता ने की थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ शब्द शामिल हुआ था? ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1891, ऑप्शन बी इलाहाबाद अधिवेशन 1888, ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन 1887, ऑप्शन डी बॉम्बे अधिवेशन 1885। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन 1891। यानी कि 1891 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंदचार्य ने किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी दिनसा वाचा, ऑप्शन डी मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, और जो इसमें शामिल थे अगर बात करें तो इसमें थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, एस सुब्रमण्यम, काशीनाथ तेलंग, ओके जिनको KN तेलंग भी कहते हैं, इत्यादि शामिल थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में उनके संस्थापक हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो 1891 में बनी थी, इसकी स्थापना जो की थी वह थी राधाकांत देव ने। ओके, और इन ऑप्शन बी में है इंडियन लीग जो कि 1875 में बनी थी, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी सभी सही से मिल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। सुगौली की संधि हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1800 में, ऑप्शन बी वर्ष 1803 में, ऑप्शन सी वर्ष 1805 में, ऑप्शन डी वर्ष 1815 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1815 में सुगौली की संधि हुई थी। यानी कि सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेपाल की ओर से राजा गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरेल ब्रेडसॉ ने हस्ताक्षर किए थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन सी कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ऑप्शन डी कारीगरों की अनुपलब्धता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ओके फ्रेंड्स, और 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण थे जो कि निम्न है, जैसे कि ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले माल पर उच्च तट कर था, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना था, और भारत से कच्चे माल का निर्यात भी था, और भारतीय माल पर आते जाते समय पर कर लगाया जाना था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी
द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने और 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था। ओके, और जो इसकी स्थापना जो की थी ऑल इंडिया होम रूल लीग की 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे यानी थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी। ओके, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ओके फ्रेंड्स, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी की रचना की थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम वाणिज्यिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी चिंसुरा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सूरत में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी या दिया? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी फर्रुखसियार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वितीय ने, यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने तथा कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 है और सूची 2 है। ओके, एक तरफ वो है हमारे गवर्नर जनरल्स जो थे और दूसरी तरफ उनके कार्य हैं। ओके, और उसके नीचे में कोड दिए हुए, अब इनको सम्मिलित करना है। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो किया था वह था विभक्त का सिद्धांत लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध किया था और लॉर्ड लिपन ने बंगाल का विभाजन किया था। और लॉर्ड लिपन ने बंगाल के विभाजन नहीं बल्कि स्थानीय स्वशासकता और लॉर्ड कर्जन था बंगाल के विभाजन के समय पर। यानी कि ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1। अगर हम देखें तो ए का 4 बी का 1 में हमारा है सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, और हमारा इनमें से होगा ए का 4 बी का 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी का 2 और डी का 3। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन डी अलीवर्दी खां। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया, किंतु उसने शीघ्र ही विद्रोह कर दिया, जिससे उसे सत्तायुच्च करके यानी सत्ता से हटा करके उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल के सिंहासन पर बैठाया था। किंतु मीर कासिम ने कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ओके, ऑप्शन ए आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 59, मद्रास युद्ध की मतलब जो मद्रास की संधि हुई थी इसके बाद में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
इसमें 1780 से 84 के बीच मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स इसका जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में। ये 1799 नहीं है, यह 1782 में। ओके फ्रेंड्स, और ये सालबाई की संधि, और ये जो समाप्त हुआ था सालबाई की संधि जो है इसके टाइम पर नहीं हुई थी चतुर्थ मैसूर के युद्ध में, जबकि सालबाई की संधि तो 1782 में सिंधिया के मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, और जबकि इसका सालबाई की संधि का आंग्ल मैसूर युद्ध से कोई संबंध नहीं है। ओके, अर्थात ये तीनों बाकी के ये तीनों ये सही सुन लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। यानी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मध्यस्थता की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी विलियम बेंटेक, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। यानी कि 1770 के विनाशकारी बंगाल अकाल के समय अंग्रेजों की कठोर आर्थिक नीतियों के विरुद्ध मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, अवानी पाठक और देवी चौधरानी के नेतृत्व में सन्यासियों का एक समूह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ओके, इस विद्रोह में किसान, भूमिहीन, छोटे कृषक, छोटे जमींदार सहित विस्थापित सैनिकों को व्यापक समर्थन मिला। इस विद्रोह का दमन वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। इसी आंदोलन के आधार पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन को, ऑप्शन बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ को, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट ब्लेन को, ऑप्शन डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सर आर्थर कॉटन को। ओके फ्रेंड्स, यानी कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 8 मई 1857, ऑप्शन बी 9 मई 1857, ऑप्शन सी 10 मई 1857, ऑप्शन डी 11 मई 1857। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 10 मई 1857 को। यानी मेरठ छावनी जो विद्रोह है 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ नेतृत्व करता है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली बहादुर शाह, ये सही है। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, ये भी सही है। और कानपुर से कुंवर सिंह, यह गलत है क्योंकि कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह नहीं थे। कुंवर सिंह तो बिहार से थे। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ही थे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। लाल महल, जो लाल महल का संबंध है यह था बलबन से। ओके, हौजे खास का जो संबंध था वह था अलाउद्दीन खिलजी से। और 2.5 दिन का चोपड़ा ये संबंधित थे कुतुबुद्दीन ऐबक से। और जहाँ पनाह नगर था ये मोहम्मद तुगलक से संबंधित है इससे। तो फ्रेंड्स अगर इसकी सूची बनाया जाए तो सूची में बनेगा ए का 2 बी का 3। ए का 2 बी का 3 हमारा ए वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ए में नहीं है, ए और बी दोनों कट गए। अब हमारा बनेगा ओके, हमारा डी भी नहीं होगा। अगर हमें एक भी आ रहा था यानी ए का 2 भी पता था तो भी हमारा ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाता। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए दीवान ए मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी दीवाने अर्ज बलबन, ऑप्शन डी नाइब ए मुमालिकत नासिरुद्दीन महमूद। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि नाइब ए मुमालक से संबंधित जो थे नासिरुद्दीन महमूद नहीं थे, इससे संबंधित थे बहराम शाह। ओके, बाकी का ये सभी सही है, यानी कि दीवाने अर्ज बलबन संबंधित थे, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक संबंधित थे, और दीवान ए मुस्तकराज से अलाउद्दीन खिलजी संबंधित थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासरी लिखी है इन्होंने, फुतुहात फ़िरोज़शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक की है, किताबुल हिंद अमीर खुसरो, और लाख बख्श इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लाख बख्श जो है इसके ये जो थे ये थे इनका जो एक्चुअल में नाम था, या सही नाम था, वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ना कि इल्तुतमिश। और किताबुल हिंद अमीर खुसरो संबंधित है, फुतुहात फ़िरोज़शाही से फ़िरोज़ शाह तुगलक संबंधित है, और मिनहाज उस सिराज से तबकात नासरी संबंधित है। ओके, बाकी के सभी सही है, ये गलत था। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद गेसुदराज, ऑप्शन डी शाह आलम बुखारी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इन्होंने अजमेर में खानकाह की स्थापना भी की थी। इनका मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है, किंतु नक्शबंदी सूफी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? और इसमें दिया हुआ है कौन कौन से थे ये बताना है। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर और जिमूत वाहन। तो फ्रेंड्स, अगर हम विधिवेत्ता की बात करें मध्यकालीन भारत के, तो वो थे कि जैसे थे विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री भी थे, एक मिनट, विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री भी थे, और जिमूत वाहन थे, जबकि राजशेखर नहीं थे। ओके, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम इनके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मीताक्षरा तथा जिमूत वाहन ने भी याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका दायभाग नाम से लिखा। हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखा, और राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे, और इन्होंने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये नाटककार थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? ऑप्शन ए सेना में भर्ती की जा सके, ऑप्शन बी राजस्व संग्रह में सुविधा हो, ऑप्शन सी धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, ऑप्शन डी साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सेना में भर्ती की जा सके, यानी मनसबदारी प्रथा जो है इसलिए लागू की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी पंडित राव, ऑप्शन डी सुमंत। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सुमंत, यानी सुमंत जो था यह विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ओके फ्रेंड्स, और जो सचिव था वह पत्राचार विभाग को देखता था, और पंडित राव धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख सलाहकार था, और पेशवा प्रधानमंत्री होता था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल करने के लिए
नहरों के जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया था। ओके, और इसीलिए कहते हैं कि नहरों का जाल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। निम्नलिखित पर विचार करें और ये जो दिए हुए हैं इनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करना। ओके, तो हम तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, इसको करने के लिए हम देखते हैं कि कौन कब बना था। कि जैसे कुतुब मीनार है, इसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और जो तुगलकाबाद का किला है ये 1321 से 1325 के मध्य में बना था। 1321 से 25 के मध्य में गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और लोधी गार्डन का जो निर्माण है ये 1517 में करवाया गया था अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा। और फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है इसका निर्माण 1569 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था। यानी कि अब हम अगर इसके मैच द कॉलम की बात करें तो सबसे पहले हमारा ये आएगा कुतुब मीनार का निर्माण आएगा, तो हमारा सबसे पहले 3 नंबर का आएगा, तो हमारा सी और डी तो होगा नहीं। फिर उसके बाद में आएगा हमारा 1 नंबर का, तो 1 नंबर ये दोनों में है। फिर आएगा हमारा लोधी गार्डन, तो लोधी गार्डन हमारा 2 आएगा, यानी कि 3 2 3 1 2 4। ओके, आगे चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जहांगीर विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी अकबर थॉमस रो, ऑप्शन सी शाहजहां ट्रेवेनियर, ऑप्शन डी औरंगजेब मनुची। तो फ्रेंड्स इसका जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी अकबर थॉमस रो, क्योंकि थॉमस रो जो है यह 1615 से 1619 तक भारत में था और ये जहांगीर के दरबार में आया था, ना कि अकबर के दरबार में। ओके फ्रेंड्स, और थॉमस रो जो है यह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था। बाकी जहांगीर के ही दरबार में विलियम हॉकिंस भी आया था, और शाहजहां के दरबार में ट्रेवेनियर आया था, और औरंगजेब के काल में मनुची आया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन सी चिदम्बरम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी श्रीकालहस्ती। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कर्नाटका के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के मध्य, ऑप्शन बी बाबर तथा अफगान के मध्य, ऑप्शन सी औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य, ऑप्शन डी अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा के मध्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य में धर्मत का युद्ध हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था ये 1658 में लड़ा गया था, और इसमें दारा सिकोह औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था, यानी दारा सिकोह की हार हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी सेनापति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए केशव ने, यानी कि रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी के रीतकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, यानी 48 नंबर का क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ऑप्शन ए 1713 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1716 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1712 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1719 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1712 ईस्वी में, यानी कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। फारसी ग्रंथ
चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी डेनमार्क वासियों ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। यानी कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव द्वारा, वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन बी फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का, जलियांवाला बाग युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में डलहौजी विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी खेड़ा का युद्ध निजाम विरुद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा सही युग है वह है ऑप्शन नंबर बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था, जो कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यह एक निर्णायक लड़ाई में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो तथा मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य में हुआ था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और खेड़ा का युद्ध जो है वो 1707 में शाहू व ताराबाई के मध्य में हुआ था और जिसमें ताराबाई पराजित हुई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए और उनकी पदावधियों का सही कालक्रम क्या है ये बताना है। जो हमारा करजन थे हमारे 1899 से 1905 तक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य में थे, और लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक थे, और लॉर्ड इरविन थे 1926 से 1931। अब अगर इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा यानी लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन कहाँ पर है उसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी नहीं होगा, कट जाएगा भी। और डी में क्या था, हाँ ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा, यानी कि हमारा या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और उसके बाद में अगर देखें तो इसके बाद में जो आएगा वह आएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग हमारा ए के बाद 3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 यानी 52 नंबर का है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। यानी कि प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार सोम प्रकाश 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनकी जो पुस्तक थी संवाद कौमुदी 1821 में बंगाली में लिखी गई पत्रिका थी। और अगर हम दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की लिखा था यानी रचना की थी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी शैक्षणिक सुधार, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन में सुधार, ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक सुधार। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव था ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है और यह कब आया था अगर बात करें तो यह था 1918 में तैयार हुआ था और ये 1919 में आ गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। जापान में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें संस्थान है एक तरफ और दूसरी तरफ संस्थापक है।
ओके, इसके आगे भी है क्या ये देख लेते हैं एक बार पहले। ओके, इसे में फिर बताना था कौन से सही सुमेलित हैं, ये बताना कौन से सही सुमेलित हैं। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से सही सुमेलित हैं। यानी बनारस हिंदू, बनारस का संस्कृत कॉलेज, ये विलियम जोन्स संस्थापक थे, जो बनारस का संस्कृत कॉलेज था इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, न कि विलियम जोन्स ने, इसलिए हमारा पहला गलत हो जाएगा। ओके, और कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना वारिंग हेस्टिंग ने ही की थी 1781 में, इसलिए ये सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी स्थापना आर्थर वेलेजली ने ही किया था 1800 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो फोर्ट विलियम कॉलेज की आर्थर वेलेजली नहीं है, यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा भी गलत होगा, यानी हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, और 2 जो हमारा है वह है ऑप्शन नंबर बी में, केवल 2। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है, शैली से है? ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी उड़ीसी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कथकली, यानी मुखौटा नृत्य का संबंध केरल में प्रचलित कथकली से है। ओके फ्रेंड्स, और जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का नृत्य है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। निम्नलिखित में से कौन सही है, या कौन सा सही है? ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां तबला, और अल्लाह रखा सरोद, और जाकिर हुसैन वीणा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर ए हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी से वादक हैं और ये उसे संबंधित है, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई है इनका, न कि तबला है, और जाकिर हुसैन व अल्लाह रखा ये तबला वादक हैं। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन सी बी केरला, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी केरला, यानी ओणम जो है यह केरला का त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है, और असम में फसल कटाई के मौसम का जो मुख्य त्यौहार है वह है बिहू। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी थारू। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मुंडा जनजाति। ओके फ्रेंड्स, यानी सरहुल का जो त्यौहार है यह मुंडा जनजाति मनाती है, और मुंडा जनजाति मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड के क्षेत्र में निवास करती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? ऑप्शन ए थोरो, ऑप्शन बी रस्किन, ऑप्शन सी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त, यानी गांधी जी को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। ओके, गांधी जी थोरो से सविनय अवज्ञा, रस्किन से श्रम का आदर करना सीखा, तथा टॉल्स्टॉय से प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है सीख काफी प्रभावित हुए थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1918 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1918 में। तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वर्ष 1918 में दोनों होम रूल लीगों को एक साथ मिला लिया गया था। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन डी बारदौली सत्याग्रह से। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए खिलाफत आंदोलन से। इसका जो सही आंसर होगा वह है असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी है।
न कि खिलाफत से, वो गलती से निकल गया था। ओके, असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन है ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 नवंबर 1920 के कांग्रेस कमेटी ने के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था उसमें। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये तो सही सुमेलित है। ऑप्शन बी 1905 बंगाल विभाजन। ऑप्शन सी 1909 मार्ले मिंटो सुधार, ये भी सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन 1905 में, ये भी सही सुमेलित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं, बल्कि ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और चौरा चौरी घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित हो गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 यानी 63 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन, इसमें जो कौन कौन था इसमें सही उत्तर बताना है। तो इसमें जो जिम्मेदार थे वे थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, यानी भगत सिंह भी नहीं थे शामिल और जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। ओके फ्रेंड्स, और जो इसके स्वराज पार्टी का जो गठन है यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही मार्च 1923 में गठित किया गया था। ओके, जिसके अध्यक्ष CR दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन। यानी कि लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसके विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? इसमें जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, इससे जो संबंधित थे वह थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जयप्रकाश नारायण भी नहीं, लाला लाजपत राय भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 4। ओके फ्रेंड्स, और 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन हुआ था। ओके, और इस लीग का जो उद्देश्य था डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, यानी कि क्वेश्चन 60 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह एक पूर्णतः पैदल यात्रा थी, यह सही है। ओके, अगला स्टेटमेंट है जो वो देखते हैं कि ऑप्शन बी था साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, यह भी सही था। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी। ओके, यानी कि यह हमारा गलत है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है 18 मार्च को नहीं बल्कि 12 मार्च से हुई थी, 12 मार्च 1930 को हुई थी और समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, यह सही है। ओके, यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा पैदल यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया, या उसकी शुरुआत की। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ना है और उनको सही कालानुक्रम के हिसाब से चुनना है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है जो यह हुआ था 1931 में, और कब, यानी 26 से 29 मार्च में, और ये 1931 में हुआ था। ओके, और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वह थी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को।
ओके, और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वह हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1900, और ये भी 1931 में हुआ था। अगर अब हम इसको अगर कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले जो हुआ था वह था गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी कि 3 आएगा। फिर उसके बाद आएगा सुखदेव को फांसी हुई थी, यानी कि 3 के बाद 2 आएगा। अब हम देखते हैं कहाँ पर 3 के बाद 2 नहीं आ रहा है या आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। या तो ये हो सकता है हमारा सही आंसर, या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। और बी और सी तो नहीं हो सकते क्योंकि 3 नहीं आ रहा। उसके बाद में 2, इन दोनों में भी 2 है। अब उसके बाद में देखते हैं कि उसके बाद में हमारा जो तीसरे नंबर पर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, यानी कि हमारा जो ए वाला ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, यानी लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन के समय, ऑप्शन बी कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन डी कलकत्ता के दंगों के समय। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कम्युनल अवार्ड के समय, यानी कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। हम 69 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। कब दिया था? ऑप्शन ए 1933 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1934 में, ऑप्शन डी 1937 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1934 में, यानी कि भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर से कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने तथा राजनीतिक परिदृश्यों पर उनके शक्तिशाली मार्गदर्शन का प्रभाव छाया रहा था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920, ऑप्शन सी मार्च 1921, ऑप्शन डी अप्रैल 1922। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 1920, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AITUC भी कहते हैं, की स्थापना M.N. जोशी द्वारा बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सर शंकर नायर, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी सर शंकर नायक, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायक ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। क्वेश्चन नंबर 72, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली और तैयब जी। कोर्ट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो फ्रेंड्स इसको जो प्रारंभ किया था उसमें थे शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली, यानी कि इसमें तैयब जी नहीं थे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। यद्यपि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं यानी शौकत अली एवं मोहम्मद अली को अधिक दिया जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपी बारदोलाई, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए स्वामी सच्चिदानंद जी। यानी कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पश्चात खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना गया। इस अवसर को देखते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिम के समक्ष भाषण दिया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, यह सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था, यह भी सही है। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यानी CR दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, यह गलत है। कैसे, क्यों गलत है? अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस की थी। इन्हीं को अनुकरण करते हुए जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर दी थी, और मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यानी कि जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस की थी, ना कि CR दास ने। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन ए दिल्ली में नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी लखनऊ में पटेल द्वारा, ऑप्शन सी लाहौर में नेहरू द्वारा, ऑप्शन डी कलकत्ता में गांधी द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में नेहरू द्वारा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सितंबर 1932, ऑप्शन बी दिसंबर 1933, ऑप्शन सी मार्च 1934, ऑप्शन डी अक्टूबर 1932। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1932 में। यानी कि महात्मा गांधी ने समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 30 सितंबर 1932 को की थी, जिनका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ गया। घनश्याम दास बिरला इस संघ के अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वहाँ पर कूट दिए होंगे आगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर कूट दिए हुए हैं, तो चलिए अब हम इनको पहले देख लेते हैं। 77 में सूची 1 में है और सूची 2 में। अब सूची 1 में है बॉम्बे क्रॉनिकल, यानी बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये मैच होती है फिरोज शाह मेहता से, और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर में आएंगे मदन मोहन मालवीय, और यंग इंडिया महात्मा गांधी। यानी A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। A का 3, B का 4, देखते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही है, A का 3, B का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा, बाकी की ये गलत हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोड़ी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ाया था? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी रोशनलाल, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, यानी रामप्रसाद बिस्मिल और रोशनलाल को काकोड़ी षड्यंत्र के मामले में अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर चढ़ाया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की पहली क्रांतिकारी घटना थी, यानी कौन सी थी? ऑप्शन ए काकोड़ी घटना, ऑप्शन बी सैंडर्स की हत्या, ऑप्शन सी केंद्रीय असेंबली में बम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में 28 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई थी। लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी। यानी कि सैंडर्स की हत्या, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी न कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। स्वराज पार्टी से संबंधित है CR दास। गदर पार्टी लाला हरदयाल। अभिनव भारत VD सावरकर। और पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह। यानी कि A का 3 B का 4, A का 3 B का 4, तो यानी कि A का 3 B का 4 या तो B होगा या C होगा, ना तो D होगा ना A होगा। और C का 2 यानी ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। ओके फ्रेंड्स, और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 के दौरान स्टार्ट किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? ऑप्शन ए टोक्यो से, ऑप्शन बी रंगून से, ऑप्शन सी बर्मा से, ऑप्शन डी सिंगापुर से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर से है। जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ओके, ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। हिंदू महासभा, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए एशले बार्टी, ऑप्शन बी डेनियल कॉलिंस, ऑप्शन सी वेंडी टर्नबुल, ऑप्शन डी क्रिस्टीना मिलादेनेविक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एशले बार्टी। यानी एशले बार्टी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ? ऑप्शन ए चीन, जापान, ईरान, ऑप्शन बी रूस, चीन, ईरान, ऑप्शन सी रूस, भारत, जापान, ऑप्शन डी भारत, जर्मनी, फिनलैंड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, रूस, चीन और ईरान। यानी चिरू जो 2022 रूस, चीन और जापान के मध्य नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही कथन की पहचान करना है। ओके, हाँ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। सेकेंड है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। और तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है।
यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। सिर्फ ये सही है। ये दोनों ऑप्शन 1 और 3 ये गलत है। और क्यों गलत है मैं बता देता हूँ कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया था। यानी कि यहाँ पर 40वें इसी की जगह 30वां होना चाहिए था। ओके। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है ये जनवरी 1992 में किया गया था, न कि जनवरी 1982 में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 यानी 87 नंबर का है। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। यानी कि कर्नाटक के बेल्लूर, हेलबिट और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है इनके हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य की कन्याओं तथा महिलाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। यानी कि देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा एमपी में की गई है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। हाल में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेगियर का निधन हो गया है। इन्होंने किस वायरस की पहचान किए थे? ऑप्शन नंबर ए रबड़ो वायरस, ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी H1N1 वायरस, ऑप्शन डी HIV वायरस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी HIV वायरस की इन्होंने पहचान किए थे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। 28 फरवरी 1922 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम देश था? कौन सा था? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। यानी कि 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला 28 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। ओके, और इस वर्ष का फोकस थीम देश जो है वह बांग्लादेश था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए कोच्चि केरला, ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सूरत गुजरात, ऑप्शन डी कानपुर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सूरत गुजरात में। यानी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अपेडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी
हैदराबाद, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी लखनऊ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, यानी अपेडा का मुख्यालय वह नई दिल्ली में है। ओके, और यह जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधीन कार्य करता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन ए तुर्की है, ऑप्शन बी इस्लामिक अमीरात ऑफ तुर्की, ऑप्शन सी यूनाइटेड ऑफ तुर्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की है। यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति और खुद को दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले रेचेप ताय्यप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदलकर तुर्की रखा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के वित्त मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ओके, आगे चलते हैं। यानी कि हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स तो ये 16 फरवरी को नहीं है, यह है 15 फरवरी को, यानी कि हमारा यह यहाँ पर गलत होगा। ओके, अगला है, इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा है। तो फ्रेंड्स यह सही होगा कि हाँ है। यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये 2012 में नहीं, यह वर्ष 2002 में पहली बार मनाया गया था और चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा ही मनाया गया था, इसलिए यह भी गलत होगा। यानी हमारा सिर्फ जो अगर निम्न उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है तो हमारा सिर्फ केवल 2 सही है। इसमें से केवल 2 ही सही होगा क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, केवल 2 सही है क्योंकि यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स और सेकंड है, वर्ष 2022 में शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, यानी कि हम देखते हैं कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन 1 ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, अर्थात ये दोनों के दोनों सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है। कौन से देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। यानी ईरान देश, जो ईरान देश है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए प्रलय मिसाइल, ऑप्शन बी प्रहार मिसाइल, ऑप्शन सी अग्नि मिसाइल, ऑप्शन डी ब्रह्मोस मिसाइल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस मिसाइल का। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें बताना है कौन सा कथन सही है। तुम देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, यह सही होगा। और यह नवंबर 2000 से शुरू की गई
केंद्र प्रायोजित योजना है। तो फ्रेंड्स इसका जो ये है यह गलत है, क्योंकि यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी, और जो एक केंद्र प्रायोजित योजना न कि 2000 में, यह 2013 में शुरू की गई थी और वो भी अक्टूबर में। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब सही बताना था, जिसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है। कौन सा देश भारत का पहला यूपीआई सिस्टम बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए नेपाल। यानी नेपाल विश्व में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? नेपाल। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है। हाल ही में चर्चा में रहे लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर से। यानी कि लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 नंबर का है। चर्चा में रहे एंटोनिया, येलेनिया और जेलेप क्या है? ऑप्शन ए क्षुद्रग्रह, ऑप्शन बी पादप प्रजाति, ऑप्शन सी तूफान, ऑप्शन डी डायनासोर के अवशेष। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी तूफान। ओके, यानी हाल ही में एंटोनिया तूफान यूरोपीय देश जर्मनी से टकराया और वहाँ भारी नुकसान पहुँचाया। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए 22 फरवरी 2022 को मुंबई में FSDC की 22वीं बैठक आयोजित की गई। तीसरा है इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। सी है इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन गलत है, अर्थात सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि इसकी जो बैठक है ये 22वीं नहीं, ये 25वीं बैठक थी। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए यज्ञेश दवे, ऑप्शन बी थोकचोम इबोह नवी सिंह, ऑप्शन सी जगदीश प्रसाद मंडल, ऑप्शन डी चंद्रभान खयाल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी चंद्रभान खयाल को। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है। हाल ही में किस संस्था ने नाइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मुद्रा कोष, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी UNEP द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा। कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी कि कौन सा युग्म गलत युग्म है? IT पार्क ऑप्शन ए में कानपुर, ऑप्शन बी डिफेंस पार्क कानपुर, ऑप्शन सी थीम पार्क आगरा, ऑप्शन डी इत्र पार्क कन्नौज। तो फ्रेंड्स इसमें जो गलत मैच है वह है ऑप्शन नंबर ए IT पार्क कानपुर नहीं, ये IT पार्क लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि ये डिफेंस पार्क कानपुर में ही है, थीम पार्क आगरा में ही है और इत्र पार्क जो है ये कन्नौज में ही है। ओके, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है। तो यहाँ पर बताना है यदि 3 × 4 ये हो
और 1619 है, तो 5 गुणे 6 3625 है, और 1 गुणे 2 401 हो, तो ये किसके बराबर हो? 7, 4 गुणे 7। तो अगर हम देखें 4 चौको 16, 3 त्रिक 9, तो उल्टा करके रख दिया, 6 6 36 55 25, वर्ग कर दिया, 2 को 2 4 और 4 एकम 1 एकम 1। उसी तरीके से होगा 7 चौको 28 और 4 चौको 16, यानी 7 7 49 और 4 चौको 16, 49 और 16, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? यहाँ बताना है। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से करेंगे। जैसे हमने ऑप्शन लिया, ऑप्शन नंबर ए लिया हमने, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमने 4 घटाया, 10 में से 4 घटाया तो 6 बचेगा। और ये बोल रहा इसकी व्युत्क्रम यानी 1/6 से क्या ये 21 गुना है? ये हम देखेंगे, तो ये 21 गुना नहीं निकलेगी, जो कि जैसे कि निकालने के लिए हम करेंगे। तो 21 गुना निकालेंगे जो अगर हम, तो 1/6 गुणे 21, तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए 6 बराबर, जो कि नहीं है। तो फिर हम निकालेंगे, हम डायरेक्ट मानते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में जैसे हम 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 1/7 में से जो अगर हम लोग 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, 3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में हम बराबर में रख करके 1/7 यानी 7 का उल्टा व्युत्क्रम 21 गुने के बराबर है, तो ये भी 3 आ जाएगा, इन दोनों तरफ के बराबर हो जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं है तो बताइएगा, हम कमेंट करके हम सही करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए 3 11 13 17, ऑप्शन बी 7 14 18 37, ऑप्शन सी 3 7 41 47, ऑप्शन डी 3 7 17 71। तो इसमें जो भिन्न है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 14 18 37। क्यों भिन्न है? क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और 14 18 इसमें भाज्य संख्या है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 है। 2000 के 2/5 के 50% का 40% होगा। इसको निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, 2000 के 2/5 का 50% निकालना है ना, का 50%। ओके, तो फिर उसके बाद में का 40%, तो 50%, फिर उसके बाद में इसी में लिख दो का 40%। ओके, यानी कि 50 से 2 आ गया, 2 से ये कट गया तो 20 आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब और फिर इसको काटेंगे तो 8 5 को 20, 400 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 5 40 80, और इसको उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 160, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाता है? तो फ्रेंड्स हम इसको मान करके चलेंगे। मान लो कि जैसे कितने दिनों में होगा, तो हम निकालते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मान लेते हैं हमारा मूलधन 100 है, और ब्याज दर 5% है, और इसके बाद में समय का मान निकालना टी मान लेते हैं, और अपन में 100 रखते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 5t, और कितना था 100 था, तो t बराबर हमारा निकल आएगा 5t, यानी 100 था हमारा, तो 20 वर्ष, यानी कि 20 सालों के बाद में हमारा जो मूलधन है वह 2 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। तो यानी ACE RNKH और RVV, तो हम देखेंगे इसमें 2 ऐड हुआ तो C आ गया, इसमें 2 ऐड हुआ तो E आ गया प्लस का, और इसमें देखेंगे इसमें माइनस का 3 हो गया तो K आया, इसमें 3 माइनस का हुआ तो H आ गया, और इसमें देखेंगे तो प्लस का 4 हो गया तो V आ गया। इसी तरीके से इसमें प्लस का 4 हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर ए Z आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है। अब ये श्रृंखला है कोई, ए के बाद ई के बाद आई के बाद एम, यानी यहाँ पर क्या हुआ है कि प्लस का 4, यहाँ पर भी प्लस का 4,
और यहाँ पर भी प्लस का 4। आर के बाद एन, ये माइनस का 4 हुआ है। एन के बाद जे, माइनस का 4 हुआ है। तो जे के बाद ये भी जो होगा वह भी -4 होगा। तो -4 करेंगे तो यहाँ पर हमारा एफ आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है। ए के अंक बी से अधिक है। ओके, ए के अंक बी से अधिक है, हम बनाएंगे जो ए के अंक है वह बी से अधिक है। ओके, और परंतु सी से कम है, परंतु सी से कम है तो सी के सबसे ए से ज़्यादा होगा। और बोल रहा है डी के अंक ई से कम है। जो डी के अंक है, जो डी के अंक है यानी डी के ई के अंक ज़्यादा होंगे और बी के अंक ई से अधिक है, इस तरीके का बन जाएगा। तो किसके द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए, तो हमारा जो अधिकतम अंक आएगा वह ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या है, कौन सी लुप्त है? अगर हम देखें तो जिस 82 से 97 हो गया, ये प्लस का 15 है, प्लस 15 करेंगे 82 में तो आ जाएगा। और 97 से 114 तक जाने के लिए प्लस का 17 करेंगे और 114 से 133 तक जाने के लिए प्लस का 19 कर देंगे। तो इसी तरीके से अगली वाली संख्या निकालने के लिए हम प्लस का 21 कर देंगे। तो हम 133 में 21 का प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 154, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है। बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। ये एक बॉक्स है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है। जैसे कि 55 सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 9 अपना 45, 45 माइनस 9 ये 36 हो गया। 45 और इसका मल्टीप्लाई यानी कि 5 गुणे 9 और माइनस 9, ये आ गया 36। इसी तरीके से 7 गुणे 6 माइनस 6 36 हो जाएगा। 7 6 42, 42 में 6 गया तो 36। और इसी तरह इसमें भी होगा, 9 को 36, 36 में 4 घटाएंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कानपुर में है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देवा बाराबंकी, ऑप्शन बी आल्हा महोबा, ऑप्शन सी कर्मा मथुरा, ऑप्शन डी कजरी मिर्जापुर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी कर्मा, क्योंकि कर्मा मथुरा में नहीं, कर्मा ये है सोनभद्र का है। ओके, और ये कर्मा जो है सोनभद्र में के आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ओके, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी देवा बाराबंकी, आल्हा महोबा और कजरी मिर्जापुर, ये तीनों सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी जालौन, ऑप्शन डी बांदा। तो फ्रेंड्स, इसके सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी बांदा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पर अपने हमारा 124 नंबर का है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ अवस्थित है। ओके, देखते हैं कौन संस्थान कहाँ अवस्थित है। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है जो यह लखनऊ में अवस्थित है। ओके, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है जो ये उन्नाव में है। ओके, और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड जो है ये आगरा में है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है ये
कानपुर में, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए का 1, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए माघ मेला प्रयागराज, ऑप्शन बी झूला मेला झांसी, ऑप्शन सी पशु मेला बटेश्वर, ऑप्शन डी देवा मेला बाराबंकी। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी झूला मेला, क्योंकि झूला मेला झांसी में नहीं, ये जो है वृंदावन में होता है। ओके, बाकी का माघ मेला प्रयागराज में होता है और ये सही है। पशु मेला जो है बटेश्वर में होता है, ये भी सही है। और देवा मेला बाराबंकी में होता है, ये भी सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, उत्तर प्रदेश के में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए फरवरी 1920 से, ऑप्शन बी मार्च 1921 से, ऑप्शन सी जनवरी 1922 से, ऑप्शन डी जुलाई 2022 से। सॉरी, इसके मैंने ऑप्शन गलत बोल दिया। यही ऑप्शन ए फरवरी 2020 से, ऑप्शन बी मार्च 2020 से 21 से, ऑप्शन सी जनवरी 2022 से, ऑप्शन डी जुलाई 2022 से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए फरवरी 2020 से। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का जो आयोजन है ये फरवरी 2020 से आरंभ हुआ। ओके, अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 28, यानी भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के 28 जनपदों से प्रवाहित होती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है? ऑप्शन ए राधाकुंड झील, ऑप्शन बी समान पक्षी विहार झील, ऑप्शन सी समसपुर पक्षी विहार झील, ऑप्शन डी सरसई नावर सरोवर झील। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सरसई नावर झील। इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है। ओके, और यह इटावा जनपद में स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 है, विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए कांप, ऑप्शन बी उपरहार, ऑप्शन सी भोटा, ऑप्शन डी पडुआ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भोटा, यानी कि विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का जो स्थानीय नाम है वह है भोटा। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 132 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी महाराजगंज, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और जो सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है वह है मथुरा में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन बी ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी आगरा नहर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी यमुना नहर, ये सबसे पुरानी नहर है उत्तर प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो निर्माण है ये 1830 में मुगल शासक शाहजहां द्वारा कराया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे कौन थे? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम जो लोकायुक्त थे वह थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई?
ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन सी 1991। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1992 में, यानी कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 136 है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर, ऑप्शन सी तेल शोधन कारखाना डी मॉडर्न बेकरी लखनऊ। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही सुमेलित है वह है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है झांसी में है, यही सुमेलित है और बाकी के नहीं सुमेलित है। अगर देखें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। ओके, और तेल शोधन जो कारखाना है ये मथुरा में है, ये मथुरा में है, और जो मॉडर्न ब्रेकरीज है वह कानपुर में है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है। नया सवेरा योजना का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए कन्या भ्रूण हत्या से, हत्या रोकने से, ऑप्शन बी श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से, ऑप्शन सी वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल से, ऑप्शन डी सीमांत कृषकों को पंप सेट उपलब्ध कराने से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नया सवेरा योजना का संबंध श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी बरेली में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी मेरठ में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बरेली में, यानी कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है बरेली में स्थित है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 129 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है। चलिए हम देखते हैं 139 को पढ़ते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी रामपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी रामपुर में, यानी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये रामपुर में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ललितपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो सीमित भंडारों की खोज है वह ललितपुर में की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी तरीके से सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि अगर आपने अभी तक हमारी इससे पहले वाली भी हमने वीडियो अपलोड की है जो कि ध्येय IAS से संबंधित है, जो उन्होंने RO के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज करवाई है, वो वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमने उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोज़ डाल सकें। ओके फ्रेंड्स, बाकी वही है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।